हेलो भाइयों। तो कल गुजरात बोर्ड का 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो एक रात में हम सीखते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पास करें एक रात में। ठीक है, ये पॉसिबल है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, आप पास हो जाओगे कल। तो सबसे पहला जब हमारा चैप्टर आता है रियल नंबर, तो रियल नंबर में से किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछता है, वो हम समझने जा रहे हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले तो ये जो थ्योरम 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसको अच्छे से समझ लो। और ये थ्योरम कह क्या रही है, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है हमारी। यानी कि कोई भी हमारा कंपोजाइट नंबर है, अगर कोई हमारा कंपोजाइट नंबर है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये आपकी किताब में यहाँ दिया हुआ है। जैसे ये है 32760, देखो इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। और फिर हमने क्या किया, 2 कई बार आ रहा है, 3 कई बार आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो हमने इसको पावर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो एक ये चीज है बहुत छोटी सी, इसे हमको समझ लेना चाहिए। फिर आता है हमारा ये जो एक चीज है, एलसीएम इंटू एससीएफ, एससीएफ इंटू एलसीएम जो है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये कई बार यहाँ से एमसीक्यू में बनता है। एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स, यानी ए इंटू बी, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसका एग्जांपल दिया हो, ये कई बार यहाँ से एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 1.1 में। तो बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, करके देखना, बहुत आसान आसान से हैं। फिर इसके बाद में इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के ऊपर में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा तो वो बच्चे देख सकते हैं। ये √2 √3, ये जो क्वेश्चन है ना, √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल और √3 इज इरेशनल, तो ये सवाल पूछा जाता है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो बच्चे देख सकते हैं। इसे कर लेना क्योंकि ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर सेम इसी तरीके से, जैसे अगर आपने √2 √3 सीख लिया तो उसी तरीके से ये एग्जांपल 6 होगा, सेम बाय द सेम वे सेम तरीके से ये होगा। ये सारे सवाल एकदम सेम है, यानी एक्सरसाइज 1 में कुछ खास है नहीं। अब आता है आपका एक्सरसाइज 2, पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है ना, क्यूबिक क्या है, 3 है। तो लीनियर इन द सेंस कि जिसका डिग्री 1 रहेगा, यानी पावर जो है हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी, यानी डिग्री 2 रहती है। क्यूबिक में क्या रहेगा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 3, यानी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी। एक तो आपको ये समझना है। दूसरा आपको समझना है जीरो, यहां दिया हुआ है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जीरो क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन जो आपको दी गई है, इक्वेशन इन द सेंस चाहे लीनियर इक्वेशन है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी गई है। अब हम क्या करेंगे कि उस इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करने लगे, ग्राफिकली ड्रॉ करने लगे, ग्राफिकली ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखें, तो वो जो ग्राफ बनेगा, वो जो शेप आएगी या कर्व आएगा, वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो। तो ये कई बार एक सवाल पूछ लेता है कि भाई जीरो क्या होता है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जीरो क्या होता है। फिर इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। अब यहां से एमसीक्यू बनता है, और वो एमसीक्यू क्या बनता है समझेंगे जरा। जैसे देखो ये एक इक्वेशन है छोटी सी, y = 2x + 3, और यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब ये ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो यही पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3/2, 0। तो ये जो -3/2, 0 है, इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जीरो कहां निकल के आ रहा है, हमको पता चल गया कि हमारा जीरो जो है वो -3/2 पे है। कहां पे है, -3/2। अब ये तो लीनियर इक्वेशन थी, तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं ये भी पूछा जाता है। और भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 1। देखो लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, ये इसका फॉर्मेट है ax + b, जहां पे a जीरो नहीं होना चाहिए, हैज एग्जैक्टली 1 जीरो। कितना जीरो रहेगा, ओनली 1 जीरो रहेगा, है ना। अच्छा, अब मान लो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन द सेंस जैसे ये दिया हुआ y = x² - 3x - 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इसका कर्व आएगा, पैराबोला टाइप में कुछ आएगा, पैराबोला। तो अब समझो इस बात को, यहां से एक एमसीक्यू बनता है, ये दो लाइनें जो दी है ना, यहां से एमसीक्यू बनता है। और वो एमसीक्यू क्या बनता है, देखो ये एक्स स्क्वायर के आगे में प्लस का सिंबल है, कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का सिंबल है। जब प्लस का सिंबल है इसलिए ये कर्व कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता या -2 होता एक्स स्क्वायर के साथ में, यानी -2 या कुछ है, माइनस है, नेगेटिव है, मतलब कुल मिला के नेगेटिव है, तो ये कर्व ऊपर की तरफ नहीं जाता, फिर ये कर्व कहां आता, नीचे की तरफ आता। कहां आता, ऐसे नीचे की तरफ, लाइक दिस, जैसे कि हमारा ये रहा, इसकी तरह हो जाता है ना, नीचे की तरफ आता। तो ये यहां से एमसीक्यू बनता है, यहां पे लिखा हुआ है देखो, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। अगर a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है, तो वो कहां खुलेगा, लिखा है ओपन ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। और अगर a 0 से छोटा है, a 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो उसका क्या होगा, क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुलेगा। तो यहां से कई बार एमसीक्यू पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। और ये तो हम बना सकते हैं, ये आपने सीखा ही होगा पूरी साल। फिर इसके बाद में गाइस अब हम पता करते हैं, हाँ क्वाड्रेटिक की बात चल रही है। लीनियर में हमने सीखा था कि लीनियर में कितने जीरो हो सकते हैं, लीनियर में मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया, ओके। तो लीनियर में मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, है एग्जैक्टली 1 जीरो। अच्छा अब बात आती है क्वाड्रेटिक की, यानी इस टाइप की इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, इसमें कितने जीरो हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। और आपकी किताब में लिखा हुआ है भाई, ये रहा 2 जीरोज, ये मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। अब कैसे पता चला हमको, हम समझते हैं। देखो जैसे ये एक क्वाड्रेटिक का एक हमने पैराबोला बना रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, देखो एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, दो जगह काट रहा है ना, तो जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है, पैराबोला है, देखो कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो जीरो कितने होंगे, 2, यानी मैक्सिमम जीरो 2 हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 ही होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं। देखो ये एक पैराबोला है लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ओनली जीरो यानी सिर्फ एक जीरो भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जीरो भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, यानी सिर्फ कितनी जीरो रहेगी, एक जीरो। इसलिए और ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां देखो इस कर्व को देखो, ये कहां जा रहा है, ऊपर, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा, तो नो जीरो, कोई जीरो नहीं रहेगा। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन नो जीरो, यस पॉसिबिलिटी है। और देखो ये पैराबोला को देखो नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कहीं पे कट नहीं कर रहा, इसलिए नो जीरो। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो नंबर ऑफ जीरोज या तो जीरो रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा। बात समझ में आई, क्वाड्रेटिक में या तो नंबर ऑफ जीरो 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा। अब बात आती है क्यूबिक इक्वेशन की। अब हम देख लेते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन आपकी किताब में दी हुई है, जैसे ये रहा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है ऐसे। अब क्यूबिक है तो मैक्सिमम कितनी जगह कट कर सकती है, 3 जगह पे। कैसे, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो मैक्सिमम 3 जगह पे कट हो रहा है, यानी मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 3 ही होंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है any polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros, यानी कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, और तो उसमें 3 जीरो जो है ना वो मैक्सिमम हो सकते हैं, एट मोस्ट हो सकते हैं। यानी अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हो सकता है कि 0 1 2 3 ये केस बने। नंबर ऑफ जीरो 0 हो सकता है, नंबर ऑफ जीरो 1 हो सकता है, नंबर ऑफ जीरो 2 हो सकता है, नंबर ऑफ जीरो 3 हो सकता है, यानी मैक्सिमम 3 उसके जीरोस रहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल बच्चों सा है। अब आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस बात को समझते हैं। देखो ये कोएफिशिएंट क्या है, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो भाई ये एक इक्वेशन है आपकी 3x² + 5x - 2, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 हुआ, x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, कोएफिशिएंट यानी उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन किस नंबर्स के साथ में हो रहा है। अच्छा अब यहां पे हम एक चीज समझते हैं, ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा क्या है और बीटा क्या है, देखो भैया ये रहा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, कोई क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके 2 जीरो रहेंगे, तो वो 2 जीरो में से एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो आपका क्या है, बीटा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि वो दोनों जीरोज का यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर रहता है। अब ये b क्या है, a क्या है, भाई देखो ये जो x² के साथ में जो रहता है ना उसे हम बोलते हैं a,
और जो x के साथ में रहता है ना उसे हम बोलते हैं b, और लास्ट में जो रहता है ना वो c, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला आपने ये सीखा है, ये रहा। क्या सीखा आपने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो a है, x के साथ में जो है वो b है, और लास्ट में जो है वो आपका c है। तो आपको समझ में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी ये वाला उठाओ और ये वाला उठाओ, डिवाइड कर दो और आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए यानी लास्ट में जो नंबर आएगा वो डिवाइडेड बाई ये जो एक्स स्क्वायर के आगे में जो नंबर है वो सी अपॉन ए। तो ये कई बार पूछ लिया गया है, बोर्ड में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है यहाँ से। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे ये छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको करके देखना जितना तुमसे हो जाए। फिर ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, बोर्ड में कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये किसके लिए है, ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए, यानी जिसकी डिग्री क्या है 3 है, जिसकी डिग्री क्या है 3, जिसका जनरल फॉर्मूला आपने सीखा होगा और ये लिखा हुआ आपकी किताब में जनरल फॉर्मूला। कई बार ये पूछ लेता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। इसमें आप देखोगे x की पावर 3 है, यानी डिग्री कितनी है 3 है। अगर ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके लिए फिर कितने मैक्सिमम जीरो रहेंगे 3, तो वो जीरो को हमने मान लिया, मान लो एक जीरो अल्फा है, दूसरी जीरो बीटा है और तीसरी जीरो क्या है हमारी गामा है। ये तीनों जीरोज का क्या रिलेशन रहता है, वो ये जो 3 फॉर्मूले दिए हैं ये कई बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा तीनों का सम करेंगे तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट करेंगे एक एक करके दो का, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो वो सी अपॉन ए होता है। और तीनों जीरोज का अगर प्रोडक्ट कर दूं, अल्फा बीटा गामा तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। यहां से कई बार बोर्ड में एमसीक्यू में सवाल पूछा गया है, तो इतना कर लो गाइस, बस हो जाएगा काम। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां से बहुत चालाक हो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बड़ी चालाकी से वो सवाल पूछता है। ये जो टेबल आपकी 3.1 दी हुई है, यहां से सवाल पूछा जाता है ना। छोटा सवाल भी बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। आप अच्छे से समझ लो, यहां आपके 3 ही केस दिए हुए हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी 2 लाइनें आपस में काट रही हैं, जैसे ये रहा, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट केस ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब बात ये आई कि भाई इंटरसेक्टिंग किस केस में होगा, तो देखो यहाँ कंडीशन दी हुई है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लेता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा मामला रहेगा तो वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। लिखा हुआ है देखो, वन सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, जो पॉइंट आ रहा है हमारा जहां पे ये कट कर रही है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन कहां पे काट रही है, 6 0 पे काट रही है, तो ये जो 6 0 है, 6,0, ये जो पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 6 0 हैं, यही पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। चलिए, तो पहला हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये कैसा रहता है, कंसिस्टेंट टाइप में माना जाता है। कंसिस्टेंट यानी कम से कम एटलीस्ट उसका क्या है, एक सॉल्यूशन तो है। अच्छा, अभी फिर दूसरा केस आता है। पहले ये चीज समझ लो कि जैसे 2 लाइनें हम लेते हैं ना, जैसे ये रही हमारी 2 लाइनें, ये रही, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से मिल जाएगा a1 a2 b1 b2 फिर c1 c2 आपको यहां से मिलेगा, और वही उठा के यहां रख के हमको चेक कर लेना है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर है तो हम कहेंगे कि लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, और उनका एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन है, तो फिर वापस हम इसकी कंडीशन क्या रहती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि जब एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर में ही ये दूसरी लाइन आ रही है, तो वो तो कितनी जगह, हर पॉइंट पे तो वो क्या कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट हुआ, दोनों का कॉमन पॉइंट हुआ, इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन। फिर आता है थर्ड केस, पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक लाइन के पैरेलल में दूसरी लाइन जा रही है। जैसे आपकी बुक में देखो, ये एक लाइन है जो ब्लू कलर की है और ये एक ब्लैक कलर की लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं है, ये ब्लू वाली और ये आपकी टेबल वाली लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन तो नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसको कितना भी आगे एक्सटेंड करो, इसको कितना भी आगे बढ़ाओ, ये कहीं काटेंगे नहीं, तो कोई कॉमन पॉइंट आपको मिलने वाला नहीं है, कोई कॉमन
कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने कहा है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइन में। और इसमें इसकी कंडीशन क्या रहती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तीन कंडीशन को बहुत अच्छे से याद कर लो। और जो फर्स्ट केस है जो इंटरसेक्टिंग है भैया वो कंसिस्टेंट का केस माना जाता है, और ये जो सेकंड केस है जिसमें मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट माना जाता है, और नो सॉल्यूशन यानी जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कई बार कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के नाम से सवाल बना देता है, कई बार इंटरसेक्टिंग की कंडीशन पूछता है, कोइंसिडेंट की कंडीशन पूछ लेता है, पैरेलल लाइन की कंडीशन पूछ लेता है, या तो कई बार क्या करेगा कि इंटरसेक्टिंग है तो बताओ कितना सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन है तो बताओ कितना सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, वो हमको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब इससे आगे हम चलें, तो ये तो क्वेश्चन से कर लेना। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कम से कम एक दो सवाल इसका करके जाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से होता है, क्योंकि ये कई बार 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है इसे सीख लो, एक एग्जांपल कर लो, बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है, बच्चों जैसा है। अच्छा, अब इसमें ये जो बड़े बड़े सवाल रहते हैं एक्सरसाइज में, इनकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो इक्वेशन भैया वही बच्चा बना पाएगा जो पूरी साल पढ़ा है, जिसने मस्ती मारा है। तो अब एक रात में तो इक्वेशन बनाना तो मैं कैसे सिखाऊं, बहुत भारी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फिर आता है इलिमिनेशन मेथड, यहां से 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सवाल वापस पूछा जाता है कि इलिमिनेट करके कैसे सॉल्व करें। तो एक एग्जांपल कर लो, और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं फटाफट रात को भी मैं वीडियो शूट करके फटाक से डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। तो गाइस समझ के देखना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। और इस चैप्टर में बस इतना ही पूछा जाता है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत मजेदार चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो समझ लो, हमने पहले भी पढ़ लिया, x² + bx + c = 0 रहेगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। अब यहां से देखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो यार, आप 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, तो फैक्टराइजेशन तो समझ में आता होगा। नहीं आता है तो कोशिश करो भैया जितना तुमसे हो जाए फैक्टराइजेशन करना। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स, यहां से एमसीक्यू बनता है। ये फॉर्मूले को पहले तो अच्छे से रट्टा मार लो। ये नेचर ऑफ रूट्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट कितने होंगे? 2 होंगे। रूट कितने होंगे? 2। तो वो रूट निकालना, इससे निकालते हैं हम, डायरेक्ट रूट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब पूछा क्या जाता है आपसे, कई बार ये पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा? ये रहा b² - 4ac, और इसको हम कैपिटल डी से भी लिख देते हैं, कई किताबें कैपिटल डी से लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। तो एक तो अच्छे से ये याद कर लो। फिर कई बार ये पूछा जाता है कि वो जो रूट्स रहेंगे, जो निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे, वो रूट कैसे रहेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा। तो ये 3 कंडीशन जो दी है इनको बहुत अच्छे से डाल लो, यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर हैं तो वो उस केस में b² - 4ac > 0। अच्छा भैया समझो आके, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? देखो ये फॉर्मूले पे आ जाओ, b² - 4ac ये वाला जो है, ये अगर 0 से बड़ा रहेगा, सोचो, तुम ही सोचो, ये 0 से बड़ा रहेगा तो रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसका कुछ रूट निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लगा के लिख देंगे, एक बार माइनस लगा के लिख देंगे। इसलिए हमारे कितने रूट रहेंगे? 2 रहेंगे। डिस्टिंक्ट क्यों रहेंगे? क्योंकि अलग अलग, एक में लगेगा प्लस, एक में लगेगा माइनस, है ना, तो इसलिए डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। 2 रहेंगे क्योंकि एक में प्लस लगेगा, एक में माइनस लगेगा। अच्छा, दूसरा, 2 इक्वल रूट्स किस केस में रहते हैं? b² - 4ac = 0। अब सोचो, ये b² - 4ac को अगर मैं 0 कर दूं तो ये रूट वाली चीज तो खत्म ही हो गई, ये वाली चीज तो खत्म ही हो गई। तो सिर्फ बचा क्या? -b/2a बचा, है ना। ये प्लस माइनस लगाने का तो झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि ये टर्म ही गायब हो गई, √b² - 4ac, ये तो गायब ही हो गया। इसलिए -b/2a ही रहेगा, इसलिए 2 इक्वल रूट्स रहते हैं। ठीक है। अब b² - 4ac << 0, तो b² - 4ac अगर 0 से छोटा है, मतलब ये टोटल जो b² - 4ac है ये माइनस में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर ये नेगेटिव में आया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, माइनस की नंबर आ गए, तो वो हो जाता है इमेजिनरी। क्या हो जाता है? इमेजिनरी। इसलिए हमारे रूट्स कैसे निकल के आएंगे? नो रियल रूट्स, यानी वास्तव में रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। तो ये यहाँ से एमसीक्यू कई बार पूछा गया है बोर्ड में। सो गाइज अच्छे से समझ के जाना इस चीज को और याद करके जाना। ठीक है। फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपका जो एपी चैप्टर है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एपी को समझ लो भाई, एपी है क्या। देखो यहाँ पे ये दिए हुए हैं एपी, यानी जिनके अंदर में क्या रहता है, जो आपका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। देखो 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, यानी सेम नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। या तो हम 0 को ऐड कर रहे हैं, देखो 3 में 0 जोड़ोगे 3, 3 में 0 जोड़ोगे, यानी सेम नंबर को ऐड करना है आपको। या तो सेम नंबर को माइनस करो आप,
जैसे 100 है, 100 में से 30 माइनस करोगे भैया 70, 70 में से 30 माइनस करोगे 40, 40 में से 30 माइनस करोगे 10, यानी सेम नंबर को या तो ऐड करो या तो माइनस करो या तो जो है ना सेम नंबर सेम होना चाहिए, उसे अपन कहते हैं डी। डी यानी कि हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं। तो ये एपी होता है। चलिए अब एपी में जो सवाल मैक्सिमम बनेंगे वो क्या बनेंगे, एपी का जनरल फॉर्म दिया, ये कई बार पूछ लेता है। जनरल फॉर्म कैसा रहता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी डी का डिफरेंस आ रहा है, देखो डी ऐड होता जा रहा है, यहाँ ए था, इसमें डिफरेंस ऐड हुआ ए प्लस डी, फिर से डिफरेंस ऐड करोगे तो ए प्लस 2d, फिर से डिफरेंस ऐड करोगे तो ए प्लस 3d, यानी सेम नंबर बार बार जोड़ता जा रहा है एपी में हमारा। अब आता है हमारी इस एपी में एक चीज आती है हमारा nth टर्म, ये रहा nth टर्म, यानी कि कौन से नंबर पे, मान लो मैं जानना चाहता हूं कि 10वें नंबर पे क्या आएगा, 10वें नंबर पे क्या आएगा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई इसे अच्छे से याद कर लो, ए एन यानी 10th टर्म, मान लो ए यानी आपका जो पहला सीरीज का, आपकी जो एपी सीरीज है उसका फर्स्ट कहां से चालू हो रहा है, ए यानी इनिशियल क्या है उसका, जैसे कि ये एक सीरीज है मेरी, चलिए ये एक सीरीज है तो इसका ए क्या होगा, 100 हो जाएगा, क्या होगा 100, फर्स्ट टर्म हमारी ए है। n माइनस 1, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी डिफरेंस, जैसे ये सीरीज है मेरी तो इसका डिफरेंस कितना है, अब मुझे पता चल रहा है भाई डिफरेंस कितना है, देखो कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आएगा -30, क्या आएगा -30, और डिफरेंस कैसे निकालना होता है, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर दो, यानी 70 माइनस 100 करो, जब 70 माइनस 100 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 30 आएगा, इसलिए इसका डिफरेंस क्या हुआ -30, और फर्स्ट वाले का डिफरेंस क्या हुआ, देखो 4 में से 3 को माइनस करो, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई 1 आएगा, तो इस ऊपर वाले का डिफरेंस 1 है और नीचे वाले का डिफरेंस क्या है, माइनस का 30, तो डिफरेंस की जगह डिफरेंस लिख दो जो भी रहे, तो आप nth टर्म निकाल सकते हो बड़े आराम से, ये फॉर्मूले को रट्टा मार के जाना, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसके बेस पे 1 मार्क 2 मार्क के सवाल पूछ लेता है। चलिए फिर इससे अगर हम आगे चलें तो फिर हमारा एक वो आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमको सम करना है, कोई सीरीज है उसका एन टर्म तक हमको क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज सीख लेते हैं कि जैसे मान लो ये हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मान लो 1 से लेके 100 तक का आपको सम करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसा करके 99 प्लस 100 तक हमको जाके सम करना है। तो भैया इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपकी किताब में दिया हुआ है और ये रहा वो फॉर्मूला, Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, n मतलब कहां तक का सम करना है आपको, 100 तक का करना ना, तो n की जगह 100 आ जाएगा, और n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये डायरेक्ट हमको बता देगा कि 1 से लेके 100 नंबर तक की संख्याओं का समेशन कितना होगा। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, और इसके बेस पे या तो यहां से लेके यहां तक का सम करवा के कुछ भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से सीख लो। अच्छा अब मान लो कि ऐसा नहीं है, नंबर नहीं है, है ना, हमारा काउंटिंग नहीं है, दूसरा कुछ सीरीज है, तो फिर हम उसका समेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा s बराबर s यानी समेशन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। अब इसको अच्छे से याद कर लो, मान लो कोई कहे कि भाई आपको 10th टर्म तक का सम बताओ, तो n की जगह 10th लिख दो, 2a यानी आपको पता है फर्स्ट टर्म, n यानी 10 तक का सम निकाल रहे तो n 10 हो गया, d यानी उस सीरीज का डिफरेंस हो गया, और इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। an क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे तोड़ के बताया है, और फिर ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ये क्या होता था, an होता था, और यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी है n/2 a प्लस l यानी क्या होता है, हमारी लास्ट टर्म, क्या होता है, l लास्ट टर्म होती है। तो गाइज आई होप यू गॉट दिस, और इसके बेस पे 1-2 सवाल कर लेना, लेकिन फॉर्मूले को तो कम से कम रट के जाना, एमसीक्यू तो गलत मत करके आना, और छोटा मोटा 1-2 मार्क्स का सवाल आए तो कर दो, है ना, बेसिक तो बेसिक ही है। फिर इसके बाद में एक चीज पूछी जाती है, कई बार हमसे पूछी गई है, और वो क्या रहता है, ये रहा यहां से सवाल बनाता कई बार, इफ ए बी सी आर ए पी, ये कोई ए पी है ना, देन बी यानी जो मिडिल टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, ए और सी को सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना, और इस बी को जो निकल के आएगा उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। तो यहां से कई बार वो अरिथमेटिक मीन नाम से पूछ लेता है और आप पागल हो जाते हो कि यार क्या करें। चलिए अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 को अगर हम गौर से देखें तो पहला तो वो सिमिलरिटी मिमिलिटी बच्चों वाला है, वो 8th 9th में आपने पढ़ ही लिया है, उसमें कुछ है नहीं खास। हाँ, यहाँ पे एक दिया हुआ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसकी कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, इसे अच्छे से पढ़ लो। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कब होते हैं, पहला
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या तो प्रोपोर्शन, उन दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए या तो सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल कुछ नहीं, एक कॉमन सेंस की सी जैसी बात है। ये जो आपकी थ्योरम 6.1 है भाई, ये कई बार पूछी गई है। आपकी थ्योरम 6.1 को बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसको रट्टा मार के जाना, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स में ये उठा उठा के पूछता है। और ये जो इसका लास्ट में निकल के आया, ये थ्योरम के बेस पे ये जो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है AD अपॉन DB यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। इसके बेस पे कई बार वो डायरेक्ट फिगर देके भी क्वेश्चन पूछ लेता है MCQ में, ठीक है। और या तो 2 मार्क्स में सवाल पूछ लेता है, या तो इस थ्योरम को वो पूरा क्या करवाता है, प्रूव करवाता है ना। तो इसको अच्छे से करके जाना, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क में हर टाइप के सवाल इस थ्योरम में से बनते रहे हैं बोर्ड में। और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो जितना करोगे भैया उतना ज्यादा है, अच्छा है। मैं तो बस आपको पास होने का जुगाड़ बता रहा हूँ ताकि आप पास हो जाओ। और एक जो है ना, पूरी साल जो पढ़ते हैं वो तो मजा कुछ और ही रहता है, ये तो लास्ट मोमेंट है, कल आपका एग्जाम है बोर्ड का। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम समझें तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनको जल्दी से देख लो। ये तो बच्चों वाली चीज है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला समझो। अब हालांकि ये बड़ा मजेदार है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि 2 पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो ये रहा, ये एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो P से लेके Q तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसका क्या लेना है हमको, रूट ले लेना है, और इसी चीज को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। और बिल्कुल बच्चों जैसा इस पे 1 मार्क में 2 मार्क में इस पे सवाल बनते हैं। फॉर्मूला तो कम से कम रट के जाना और एक आध सवाल करके जाना, तो आपको क्लिक हो जाएगा कहाँ यार करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ही कर लेना और कुछ नहीं, तो एग्जाम्पल कर डालो। चलिए, अब फिर इसके बाद में आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है, इस बात को हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले इसको समझो, मान लो ये कोई पॉइंट है x1 y1 और ये कोई पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट P है। क्या है, P। और ये P पॉइंट इस तरीके से है कि ये A और B यानी AB लाइन को रेशियो में काट रहा है। कौन से रेशियो में काट रहा है, AP से AP और PB जो रेशियो बन रहा है वो है हमारा M1 M2, यानी यहां से लेके यहां तक अगर M1 है तो यहां से लेके यहां तक क्या है, M2 है। रेशियो रहता है ना, जैसे 2:3, 1:4 है ना, 3:5। तो ये M1 M2 रेशियो है, और ये P पॉइंट इस रेशियो में M1 रेशियो M2 में P पॉइंट AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है ना। तो चलिए, अब रही बात कि ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जानना चाहता हूं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x y है। तो देखिए भाई, वो जो आपका x था ना P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x, वो ये पहला वाला है, और ये जो y था ना, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट है। अब कैसे निकालना है हमको, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, और कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, P पॉइंट के, जिनको हम यहाँ पे x y कह रहे थे। तो ये पहला वाला पूरा जो है वो x है, और ये जो दूसरा वाला पूरा जो है ये y है, और इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो एक आध सवाल कर लेना इसके ऊपर में, एक आध एग्जांपल कर लो तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अब एक चीज और आती है जो MCQ में पूछी जाती है, और वो यहाँ लिखी हुई है आपकी किताब में। मान लो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमको, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। तो चलिए, एक पॉइंट आपका P है x1 y1 और दूसरा पॉइंट Q है x2 y2, और हमको जानना है इनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कई बार तो ये MCQ में डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा, P और Q के कोऑर्डिनेट दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, इसी फॉर्मूले से निकालना है, ये 1 मार्क में कई बार पूछा जाता है। चलिए, फिर आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई देखो, ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है ना, तो ये बच्चा वो कर पाएगा जिसने पूरी साल फॉर्मूले पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे, नहीं तो फिर आप गलती करोगे, क्योंकि इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोशिश करना आज रात जितना कर सको, है ना। और ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं कि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनको समझने की कोशिश करना जितना आपसे हो जाए, वरना तो अभी तो भाई पूरी साल पढ़ना चाहिए था, अभी मजे मारे हैं तो कैसे होगा। चलिए कोई बात नहीं, जितना होता है उतना कर लो। फिर कई बार ये टेबल जो है ना भैया, ये टेबल को अच्छे से कर लेना, और ये टेबल बन जाती है, इसे हम बना सकते हैं,
ठीक है कि नहीं है? तो ये टेबल कर लेना, क्योंकि इसके बेस पे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और ये टेबल का यूज इतना अच्छा है, इसकी वैल्यू को उठा के हम डायरेक्ट रख के और बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, इतना आसान मामला रहता है इसका। तो चलिए ये पहला वाला लाइन याद करने का, बस पहला वाला ये याद कर लो, 0 30 45 60 90 और साइन याद करो बस, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब उल्टा कर दो, देखो 1 को उठा के यहाँ ले आए, √3/2 को उठा के यहाँ ले आए, ये यहीं का यहीं रहा, ये 1/2 यहाँ रहा, और ये जो 0 था वो 0 आ गया। यानी जो चीज ऐसे थी पीछे से पकड़ के लाके हमने रख दिया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहीं, ये यहीं, ये यहीं। अब कॉस आ गया, साइन कॉस आ गया। अब टेन कैसे निकाले भाई? अब देखो टेन निकालना बहुत आसान है भाई, साइन अपॉन कॉस करते हैं तो हमारा 10 आता है, साइन डिवाइड बाई कॉस करते हैं तो 10 आता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो क्या आएगा? 0। इसमें इसका डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये। इसमें इसका डिवाइड करो क्या आएगा? 1। इसमें इसका डिवाइड करो क्या आएगा? √3। अब देखो 1 में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। चलिए अब 10 बन गया, तो अब हम क्या करेंगे? कोसेक बना सकते हैं। कोसेक कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है भाई, साइन की जो वैल्यू थी उसे आप उल्टा कर दो। उल्टा मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, समझ पा रहे हो गाइस आप? हैं 1 अपॉन कर दो, क्योंकि 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, ठीक है? तो देखो 1 अपॉन 0 करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 1/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। 1 अपॉन 1 अपॉन √2 करोगे तो √2 आएगा। ऐसे ही 1 अपॉन ये करोगे तो ये आ जाएगा, 1 अपॉन 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो कोसेक आसान है। सेक कैसे निकालेंगे? कॉस का उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। तो देखो 1 अपॉन ये 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 अपॉन ये करोगे तो उलट जाएगा, 1 अपॉन ये करोगे तो √2 आ जाएगा, 1 अपॉन ये करोगे तो 2 आ जाएगा। अब 1 अपॉन 0 करोगे भैया तो नॉट डिफाइंड आता है। अब कॉट कैसे आएगा? 1 अपॉन 10 हमारा कॉट होता है, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन ये करोगे तो इतना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 करोगे ये आ जाएगा, 1 अपॉन √3 करोगे ये आ गया, नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा करो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये टेबल बना लेना है आपको पहले ही, और इसमें से वैल्यू उठा के हमको क्वेश्चन में रख लेनी है और गुणा भाग कर देना, और कुछ नहीं। और सिर्फ ये पहला वाला रट्टा मार लो, ये पहली लाइन को रट लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसके बेस पे आप कर लोगे, ठीक है? फिर हमारे 3 फॉर्मूले और आते हैं, और ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। और तीसरा फॉर्मूला भैया ये रहा, cot स्क्वायर a प्लस 1 cosec स्क्वायर a। तो ये तीनों फॉर्मूले जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों को रट के जाना, कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेता है। चलिए, और ये सवाल तो भैया वही बच्चा कर पाएगा, देखो जिसने पढ़ाई वढ़ाई किया होगा, मस्ती मारिए तो नहीं हो पाएगा। अब आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। ये जो चैप्टर है ना, इसमें बस ड्राइंग का खेल है। अगर आपका फिगर, आपकी ड्राइंग आपने सही बना दिया, और है कुछ नहीं, बस साइन कॉस टेन, बस इससे ज्यादा कुछ लगता नहीं है इसमें, है ना? साइन कॉस टेन। अब जिसने वो साइन कॉस टेन पढ़े होंगे, या फिगर जिसका मगज चलता है, जो फिगर सही से बना लेगा, वो कर देगा इसको, और कुछ नहीं है। बाकी टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा है, बस इतना समझ में आना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। यहाँ ये लड़की खड़ी है या कोई आदमी खड़ा है, यहाँ इसकी आंख है, तो आंख की एकदम आंख के सामने से जो लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, आंख के हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो लाइन जा रही है, अब आप उससे ऊपर देख रहे हो, मान लो कोई पतंग उड़ रही है, आप उसे देख रहे हो, तो ये लेवल से, आंख के लेवल से आप कितना ऊपर की तरफ देख रहे हो, कितना एंगल बन रहा है, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? मान लो आप छत पे खड़े हो, छत पे, तो आपकी आंख का लेवल क्या हुआ? ये जो डॉटेड लाइन है वो आपकी आंख का लेवल हुआ, और नीचे कोई फुटबॉल या कोई बॉल आ गई, मान लो आपके घर के नीचे रोड पे कोई बॉल आ गई, और आपने आंखें कहां कर ली? नीचे कर ली, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था, वहां से कितना एंगल पे आपने आंखों को इधर किया, नीचे की तरफ किया, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये छोटी सी चीज समझ में आती है, और साइन कॉस टेन, ये 3 चीजें समझ में आती हैं, तो ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस आपका ड्राइंग जो है, आपका फिगर जो है वो सही बनना चाहिए। चलिए, अब आता सर्कल। तो सर्कल में सबसे पहले तो भाई टेंजेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टेंजेंट क्या? जो टच होके चला जाए, एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, है वो हमारा टेंजेंट होता है। चलो, जैसे ये रहा, ये यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, जैसे ये रहा, ये एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, ये हमारा क्या होता है? टेंजेंट होता है। और जिस पॉइंट पे ये टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है, अगर उस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला दूं, सेंटर से मैं मिला दूं, तो ये लाइन और ये जो हमारा टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पे आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ। तो देखो भाई, ये मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट इधर खींचा, एक टेंजेंट इधर खींचा। अब ये दोनों टेंजेंट की लंबाई निकालते हैं। पहले तो ये समझो लंबाई कहाँ तक निकालनी है, P से लेके जहां पे वो टच कर रहा है ना, वहां तक निकालते हैं। PT1, मान लो ये पॉइंट T1 है और ये यहाँ पे पॉइंट T2 है,
T2 है। तो PT1 और PT2 की लेंथ जो है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो इक्वल रहती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है। और चलिए अब आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब समझो भाई, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कई बार बोलेगा सेक्टर, कई बार बोलेगा सेगमेंट। तो सेक्टर भाई ऐसा होता है, आपको रोटी मिली, रोटी को आपने ऐसे कट किया तो मान लो ये सेक्टर काट दिया आपने, और जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेक्टर और जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेक्टर। और आपको रोटी मिली और रोटी को आपने ऐसे कट कर दिया ऐसे, तो ये छोटा टुकड़ा है रोटी का वो माइनर सेगमेंट और ये बड़ा टुकड़ा है वो मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं गाइस, इनके बेस पर सवाल पूछता है। कई बार ये दोनों फॉर्मूले एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार इनके ऊपर में 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के सवाल बनाता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी देखो ये जो सेक्टर बन रहा है ना, ये जो सेक्टर बन रहा है, ये रहा सेक्टर, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगा थीटा। तो बस आपको क्या करना है, अब कोई बोले कि भाई इसका एरिया निकालो, अरे तो कुछ नहीं, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसी को ऊपर रखो, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 या तो 22/7, और आर स्क्वायर रेडियस आपको दिया ही होगा क्वेश्चन में। तो ये कितना आसान सा फॉर्मूला है। फिर आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर बन रहा है इसकी आर्क है। आर्क कहां से लेके कहां तक है, देखो आर्क है हमारी यहां से लेके यहां तक, ये जो आर्क है ये यहां से लेके ए पी बी ये मेरी आर्क है। अब इस आर्क की कोई लंबाई निकलवाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, वापस थीटा कितना है हमारा वो रखा, डिवाइड बाई 360, और टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है हमारा 2 पाई आर होता है। तो हमने 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कुछ नहीं, ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। और फिर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो भाई आपकी किताब में जो है ना, अभी फॉर्मूले तो मतलब क्वेश्चंस में दिए हैं, और लेकिन इस किताब में नहीं दिए, लेकिन आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले कर लेने हैं क्योंकि कंबाइंड सॉलिड है, तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। सिलेंडर का एरिया कैसे निकालना है ना, हमारा कौन का कैसे निकालना है, हमारा स्फीयर का कैसे निकालना है। तो ये सारे जो आपके फॉर्मूले रहते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो, और फिर कंबाइंड में किस तरीके से 1-2 सवाल करके देखो कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ता है। फिर आता है हमारा वॉल्यूम, सेम ऐसे ही हमको वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम ये चैप्टर कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, जब हमको फॉर्मूला ही नहीं आता तो हम करेंगे क्या। फिर आता है ये आपका चैप्टर। अब देखो इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं, मीन की बात करेगा तो वो 3 ही मेथड पूछ सकता है। ये हमारा ये जो है पहला डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, ये तो वो देगा, यहां तक तो वो क्वेश्चन में देगा ही देगा। हमको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अरे भाई इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना, 10 + 25 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हमारा क्लास मार्क आ जाएगी। अब हमको क्लास मार्क यानी जिसे हम एक्स कह रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी एफ है। अब हमको देखो यहीं से पता चल रहा है करना क्या है, एफ एक्स, एफ और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखते जाओ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ऐसे सबका करते जाओ। तो अब लास्ट में यहाँ लगा रखा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, हमको समेशन कर देना है, ये जितना भी है उन सबको ऐड कर डालो, उसे हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो हमने ये सारा ऐड करके हमने लिख दिया भाई इतना होगा। अब एक्स बार, ये फॉर्मूला याद कर लो, छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों जैसा। तो एक्स बार यानी कि मीन क्या निकाल रहे हैं हम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपके पास है, सिग्मा एफ सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो उसे सिग्मा एफ कहेंगे, डिवाइड कर दो, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन जल्दी से मैं बता देता हूं, वेरी क्विकली देख लेना भैया कि एज्यूम्ड मीन कैसे निकालना होता है। गाइस समझ गए, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है और ये फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क जैसे हमने यहां निकाला था ना क्लास मार्क, सेम उसी तरीके से हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब इस क्लास मार्क में से किसी भी एक नंबर को उठा लो, आपका मन करे ऊपर वाला ले लो, ये बीच वाला ले लो, या नीचे वाला ले लो, जो आपका मन करे। और ज्यादातर लोग बीच वाला लेते हैं या कोई ऊपर वाला लेता है, वो अपने ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो चलिए हमने क्या किया, ये 47.5 को हमने मान लिया ए मतलब एज्यूम्ड मीन, तो इसको हमने ए मान लिया। अब यहां से एक नया कॉलम बनेगा जिसे अपन कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। तो वो डिफरेंस कैसे निकालना होता है हमको, देखो d = xi - 47.5। 47.5 आपने ए लिया था ना, तो वो हमको हर एक में से माइनस करना है। अब तो 17.5 में से 47.5 को माइनस करो तो -30 आएगा भाई आपका। 32.5 में से इसको माइनस करोगे तो -15 आएगा। 47.5 में से 47.5 को ही माइनस करोगे 0 आएगा। इस तरीके से सब में से माइनस करते जाना है। अब हमारा d आ गया, हमारे पास f है और f × d कर दो, तो f × d कर दिया, ये आया। अब देखो कुछ नंबर हमारे
पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ नंबर हमारे एक नंबर जीरो आ रहा है और कुछ हमारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप इसे सॉल्व करना बचपन, ये बच्चों जैसा छठी क्लास 7वीं क्लास का हो गया कि इसे कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, आपको प्लस करना है ना। अब ये प्लस माइनस है तो क्या हो गया, बचपन में सीखा ना हमने। तो सिग्मा एफ डी इसका हम समेशन करके देखें तो 435 हमारा आया। सिग्मा एफ क्या है, 30 है। अब हमको फॉर्मूला ये लगा देना भाई, कुछ नहीं है, यह फॉर्मूला है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बस ए आ गया नया और कुछ नहीं है ना। कर सकते हैं ना, बहुत आसान है ना। चलिए ठीक है, ये जब भी पूछा जाता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ये छोटा सा सवाल, ये छोटी सी चीज 3-4 मार्क्स में पूछी जाती है। फिर आता है हमारा एक और है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, पहले तो x बार इक्वल टू a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला कैसे कैसे काम करता है, कैसे निकालना, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर डालता हूँ फटाक से। देखिए आपकी किताब में यहाँ पे ये एक टेबल दी हुई है 13.5, ये 2 कॉलम तो क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ये 2 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो x हम निकाल सकते हैं ना, हमने सीखा ना, इन दोनों को जोड़ दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो x आ जाएगा। डिफरेंस ये भी आपने सीख लिया था, क्योंकि आपको यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा, a तो मानना पड़ेगा। तो a अगेन यहाँ पे भी a हमारा क्या चल रहा है, a हमारा वही है, क्या है भाई हमारा 47.5 ही हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 47.5 ही इस क्वेश्चन में क्या है, ए है, यानी एज्यूम्ड हमारा मीन है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो डिफरेंस तक तो हमने किया ही था। देखो ये जो कॉलम है, ये सेम कॉलम तो हमने यहाँ भी पढ़ा था, बैक जाओ, देखो डिफरेंस का सेम कॉलम यहाँ था कि नहीं था। चलिए तो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं आया, तो अब नया क्या आ रहा है, नया बस इतना आ रहा है कि जो आपका डिफरेंस निकल के आया उसमें आप h से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, h से। अब ये h क्या है, देखो भाई इसका 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 गैप देखो, आप इसका गैप देखो, क्लास इंटरवल देखो आप, 10 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है, गैप कितने का है भाई, 15 का गैप है। तो आपका h क्या हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया आपका 15, तो 15 से आप डिवाइड कर दो, है ना। तो बस उसी को हम यहाँ पे भी दिया हुआ है, हियर 15 इज द क्लास साइज, जिसे आप क्लास साइज कहते हो, है ना। तो क्लास साइज कितना है हमारा 15 है, तो 15 से डिवाइड करते जाओ। तो 15 माइनस 30 में 15 से डिवाइड करोगे -2, माइनस 15 में 15 से डिवाइड करोगे -1। तो हम कर सकते हैं सारा। अब हमारा u आ गया, अब हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले में देखो f इंटू यू था, फॉर्मूले में देखो क्या था, f इंटू यू था। तो हमको बस वही चाहिए, हमारे पास f है, हमारे पास u है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, अगला कॉलम बना देंगे हम fu। तो हमने f और u को मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया, और हमने सबका क्या कर दिया, सिग्मा कर दिया, क्योंकि हमको फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो सिग्मा fu निकाल लिया, और यहाँ से हमने सिग्मा f निकाल लिया, और भाई फॉर्मूले में रख दो, वैल्यू को उठा के पुट कर दो, x बार इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा fu अपन सिग्मा f। बच्चों जैसा है, बिल्कुल है कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चों जैसा है। और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो फिर आपका आएगा, इसके बाद में आपका आता है मोड। क्या आता है, मोड। अब मोड का बड़ा मस्त फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है आपकी किताब में, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला है, मोड कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई ये फॉर्मूला कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया गया है कि भाई मोड का फॉर्मूला बताओ। तो मोड का फॉर्मूला हमारा क्या है, L प्लस, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सवाल ये आता है कि सर निकालना कैसे है, ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, और मॉडल क्लास कैसे ढूंढनी है, तो ये गाइज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हाँ भाइयों, तो अब हम समझते हैं ये मोड कैसे निकालना है और ये फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। फॉर्मूले को तो रट्टा मार के रख लो सबसे पहले तो, ये क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है 1 मार्क में, और अगर बड़ा क्वेश्चन आया, मोड निकालने के लिए क्वेश्चन आया, तो फिर ये 3 या 4 मार्क्स में ये फॉर्मूला काम लगता है, क्योंकि इसके आधार पर ही हमको सॉल्व करना रहता है। तो चलो देख लेते हैं कि मान लो ये आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो फैमिली साइज दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज हमको दिया है। अब हमको करना क्या है, कैसे करना है, इस बात को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी क्या है, क्लास दी हुई है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी में से हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है भाई, इनमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपका हो जाएगा F1, और उससे पहले वाला F0, और उसके बाद वाला हो जाएगा F2। और अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये जो क्लास है आपकी 3-5, ये क्लास आपकी बन गई मॉडल क्लास। क्या बन गई, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में ये जो पहला नंबर रहता है, ये लोअर लिमिट रहती है, और जो दूसरा नंबर रहता है वो अपर लिमिट रहती है। तो हमको L चाहिए, L मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, लोअर लिमिट। तो लोअर कौन सा है हमारा, 3 है, तो L हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, फिर F1 F0 F2 ये तो आपको पकड़ में आई गए। जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही हमारी क्या होगी, F1 होगी। ठीक है, अच्छा
अब ये F1 हो गया, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, हमको चाहिए एक चाहिए H। तो H हमारे पास क्या है, देखो जरा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 3 और 5 का साइज क्या है, कितने का गैप है भाई, 2 का गैप है। कितने का गैप है, 2 का। तो H हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। बस अब हमको पता चल गया कि सारी वैल्यू ढूंढनी कैसे, उठा के फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व कर दो गाइज। तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है मोड, या तो फॉर्मूला 1 मार्क्स में पूछा जाता है, अच्छे से कर लेना, और छोटा सा मामला है, बस इतना सा मामला है। चलिए गाइज, अब इसके बाद में आता है हमारा मीडियन निकालना। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे इस टाइप की टेबल देगा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस टाइप की टेबल देगा। तो हमको क्या करना रहता है, हमको बड़े आराम से काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। हमको सबसे पहले तो हम एमसीक्यू वाला समझ लेते हैं कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, अगर एन हमारा ऑड नंबर रहेगा तो हमको क्या करना है, n+1/2 निकाल लेना है, और वो वाला ऑब्जर्वेशन n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी वो वाला ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है। और अगर n हमारा इवन है तो हम क्या करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन पकड़ लेंगे, और साथ में हम n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन को पकड़ेंगे, और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को पकड़ के प्लस कर दो और डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो आपका इवन के केस में मीडियन निकल जाएगा। अब मान लो इस तरीके का दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे सवालों में निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए ये रहा, आपने क्या निकाला सबसे पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऐड करते जाओ बच्चों की तरह। फर्स्ट नंबर तो यही आएगा, 6 था 6, अब 6 + 20 26, 26 + 24 50, 50 + 28 78, ऐसा करते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ एक नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। चलिए अब क्या करना है आपको, हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, 100 आया था। क्या आया था, 100। ठीक है, और 100 कैसा है हमारा, आप बताओ 100 कैसा है, इवन है या ऑड है, यहाँ हमने पढ़ा था ना, इवन है या ऑड है। 100 भाई इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में हमको ये फॉर्मूला लगाना है, तो वही उसने लगाया। देखिए मीडियन = 50, n/2 करो भाई आप, 100 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आएगा, 50। तो 50th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि n+1th ऑब्जर्वेशन लेना था ना, तो 50th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 28 है, और 51 यहाँ पे नहीं है हमारे पास में, 51 नहीं है, तो उससे बड़ा कौन सा है, 78 है, तो वो कितना है, 29 है। तो चलिए, इसलिए 28 + 29 डिवाइड बाई 2 किया तो 28.5 हमारा क्या निकल के आया, मीडियन। ये तो छोटा सवाल हुआ। अब बड़ा सवाल जो आता है इसमें से वो कैसा आता है, मैं दिखा देता हूँ। बड़ा सवाल भैया ऐसा आता है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा मीडियन का, वो ऐसा आएगा। अब समझो आप बात को कि ऐसे सवाल को कैसे करना है, जबकि क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप का दिया रहेगा, और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तब कैसे करना है आपको। और ये वाला सवाल 4 मार्क्स में पूछा जाता है गाइस, 4 मार्क्स में। तो रेडी कर लो जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्मूले रट्टा मार लो, मीडियन L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये फॉर्मूला एमसीक्यू में पूछ लेता है कई बार 1 मार्क्स का, या तो इस फॉर्मूले के बेस पे ये सवाल सॉल्व करेंगे जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अब हम जैसे वहां पे जब मोड निकाल रहे थे तो हमने मॉडल क्लास निकाली थी, अब हम मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, यहां पे समझो गौर से। देखो हम वापस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसे अपन CF कह रहे हैं। पहला नंबर तो एज इट इज रहेगा, फिर 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, ऐसा करके पूरा हमने निकाल लिया, और हमारा कितना आया, 53 आया। ये जो 53 आया, इस 53 को हमने कह दिया n, क्या कह दिया, n कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। क्या करेंगे हम निकालेंगे n/2, और n/2 निकालोगे आप, देखो भाई आपका 53 आया था, क्या आया था, 53 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 26.5 आएगा। अब गाइज यहाँ पे गौर करो, देखो n/2 मेरा आया 26.5। अब हम ये टेबल में जाएंगे जहां पे हमने CF निकाला था, ये CF निकाला था। अब इसमें गौर करो, 26.5 कहीं है क्या, है, तो वो जहां पे 26.5 होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे CF में 26.5 नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, 26.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ CF में गौर करो, 26.5 से जस्ट बड़ा कौन सा भाई, 29 है ना, 29 ना, तो बस ये पूरा का पूरा उठा लो। यह आपका ये जो है 60 to 70, ये आपकी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। समझ में आया मीडियन क्लास कैसे ढूंढना है। अब वापस वही चीज, अगर ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट क्या है इसकी, 60, तो आपका L क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मानते हैं हम F, तो हमारा F क्या हो गया, 7 हो गया। और जो आपने निकाला 29, जो पकड़ा था आपने 26.5 से जस्ट बड़ा, जो यहाँ पे 26.5 n/2 निकल के लाए थे ना, उससे जस्ट बड़ा आपने 29 पकड़ा था, करेक्ट।
अब इससे एक पहले वाली जो CF है, एक पहले वाली यानी 29 से एक पहले वाली कौन सी है, 22 है। ये 22 जो है इसे अपन फॉर्मूले में लेंगे एज ए CF। क्या लेंगे, एज ए CF। तो बस ये रहा आपका फॉर्मूला। L क्या है, लोअर लिमिट, जो हमको पता है कितना था, लोअर लिमिट कितना था हमारा 60 था। n/2 क्या है 26.5। CF क्या है, एक पहले में क्या आ रहा था 29 से एक पहले में क्या आ रहा था 22, तो CF की जगह हमने लिख दिया 22। फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या थी फ्रीक्वेंसी हमारी 7, तो F की जगह पर हमने लिख दिया 7 इंटू H क्या है हमारा, गैप क्या है भाई, गैप क्या है 60 से 70 के बीच में H क्या आ रहा है 10, गैप कितने का है 10 का, तो H हमारा कितना हो गया 10। इसे सॉल्व कर दो गाइस, लो आपका मीडियन, आपके 4 मार्क्स रेडी हो गए। ठीक है, चलिए अब फिर इसके बाद में एक सवाल पूछा जाता है गाइस, ये जो फॉर्मूला है इसे अच्छे से याद करके जाओ, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये जो है ना, इसके आधार पे या तो ये फॉर्मूला पूछ लेता है या तो इसके बेस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं बोर्ड में, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क का एमसीक्यू इसमें से बनता है। तो ये फॉर्मूले को अच्छे से समझ के और दिमाग में भर के जाना, क्योंकि इसके बेस पे पूछा जाता है। चलिए अब फिर इसके बाद में आता है भैया आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये आपने, ये एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, बस यही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर है। तो पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस फॉर्मूले को एक दो एग्जांपल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ये है कि मान लो कोई इवेंट हो रही है, कोई इवेंट हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कह रहे हैं पीई, और ये माने कि वो इवेंट नहीं हो रही है, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम कह रहे हैं पीई बार। तो पीई बार कितना होगा, 1 माइनस पीई कर दो। ये फॉर्मूले के बेस पे कई बार छोटे छोटे एक मार्क का सवाल पूछा जाता है या तो एमसीक्यू बनता है कुछ नहीं। पास होने की प्रोबेबिलिटी जितनी है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी जितनी है, बस वही चीज है। होने की, किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी साथ में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं होने की निकालनी है तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, बस इतना सा है। चलिए अब एक चीज यहां पे आती है, कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कोई इंपॉसिबल इवेंट है, इंपॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0, है ना। कोई श्योर इवेंट है यानी पक्का होने ही वाली है, पक्का होने वाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1। कई बार तो ये पूछ लेता है कि भैया प्रोबेबिलिटी जो है कैसी रहती है, नेचर कैसा रहता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी रहेगी या तो 0 के बराबर रहेगी, 1 के बराबर रहेगी या तो 1 से छोटी रहेगी। यानी प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में या तो 0 या तो 1 रहेगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्या नहीं होती है, नेगेटिव, माइनस वाला प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है ना छोटा सा, ये करके जाना, और जितने सवाल मैक्सिमम कर सको गाइस उतना कर लेना भैया। लास्ट मोमेंट है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से करके आओगे, पास होके आओगे और बेहतर करोगे। ओके गाइस।